हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर। ये जो प्रैक्टिस पेपर है आपका सोशल साइंस का है। ये प्रैक्टिस पेपर आपकी आज ही DOE की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है सेम इसी पैटर्न पे आएगा। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, उसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए शुरू करते हैं। सेक्शन ए को शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है निम्नलिखित, यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब होता है, इसमें आपको बच्चों बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है। कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे में कहा है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो आपने अभी पढ़ा तो आपको पता चला है कि प्राथमिक क्षेत्र को संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मत्स्य पालन को द्वितीयक क्षेत्र नहीं कहा जाता, मत्स्य पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो आपका सी पॉइंट गलत है। बैंक सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। इसमें पूछा गया कि विकास का लक्ष्य कौन सा पंजाब के किसान के लिए हो सकता है। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, बिल्कुल सही है। सस्ते मजदूर, ये नहीं है। सुचारू सिंचाई व्यवस्था, ये सही है। तो कौन सा इसमें पूछा गया नहीं हो सकता, तो आपका होगा बी ऑप्शन, नहीं हो सकता। बाकी आपका A, C, D सही है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सत्य है। इसमें बताना है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। वर्ष में 100 दिनों का रोजगार, सत्य है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार, सत्य है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, ये भी सत्य है। तो आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं। उन्हें अपनी जगह उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ सकती है, बिल्कुल सही है। उनकी भूमि जाने का डर होता है, ये भी सही है। आय के साधन खोने का भी डर होता है, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है। आपका पहला ऑप्शन है कुल जनसंख्या, आधी जनसंख्या, कमाने वाली जनसंख्या, व्यस्क जनसंख्या। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कुल जनसंख्या। तो जब भी आपको औसत आय निकालनी है तो आपको कुल आय से किसको भाग देना है, कुल जनसंख्या को भाग देना है। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत के डैश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन है आपका केरल। केरल में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। शिशु मृत्यु दर कम है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीयक क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक, प्राथमिक, तृतीयक और सेवा। औद्योगिक क्षेत्र के साथ जाना जाता है क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में हम सारा मैन्युफैक्चर करते हैं, तो चीज़ों को बनाते हैं। और ये किस में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि पालन, मत्स्य पालन, और आप जिसमें आप मधुमक्खियों को पाल सकते हो, यानी कच्चे माल से संबंधित कोई काम करते हो। तृतीयक क्षेत्र में आपकी सारी सेवाएं आ सकती है, डॉक्टरी सेवा, अध्यापक की सेवा, कोई पंडित की सेवा, इंजीनियर की सेवा हो गई, ये सब किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आ जाइए प्रश्न 8 पे, एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है उसे डैश देश के रूप में जाना जाता है। तो वो आएगा आपका विकसित देश के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है। मोटा अनाज होता है ज्वार, तो ज्वार आपका सही ऑप्शन है। अब आपका पॉइंट 10, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक संकल्पना दी गई है जिसे सा से रिप्रेजेंट कर रहे, और एक कारण दिया गया जिसे का से रिप्रेजेंट कर रहे। गेहूँ एक खरीफ फसल है, तो आपकी जो संकल्पना है वही गलत है, क्योंकि गेहूँ एक रबी फसल है। ये शीत ऋतु में बोई जाती है, बिल्कुल सही है। तो आपकी संकल्पना गलत है पर कारण सही है। संकल्पना
स एक कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना का सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन गया। संकल्पना स एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना का सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। संकल्पना सही है एवं कारण गलत है, तो आपका डी संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है, तो आपको जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी एक रबी फसल का नाम बताइए, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, तो आपको रबी फसल बतानी है तो आप यहाँ गेहूं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जौ रबी फसल है, आपकी मटर ये भी रबी फसल है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 11, झूम कृषि को रे नाम से किस देश में जाना जाता है। बच्चों अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जब मैं आपको इसका सेक्शन भी करवाऊंगी तो मैं इसका ऑप्शन आंसर आपको बता दूंगी। आ जाइए पॉइंट 12 पे, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है, तो आपको यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, आपको लगाना है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार पहले से ही फिक्स कर देती है आप अनाज के या किसी भी फसल के दाम, तो इसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जायद की फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, दिसंबर से फरवरी के मध्य, अप्रैल से जून के मध्य, अगस्त से सितंबर के मध्य, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, दिसंबर से फरवरी के मध्य। इसके बाद है आपका गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। गृह युद्ध से बच्चों क्या तात्पर्य होता है, गृह युद्ध से तात्पर्य होता है कि जब किसी एक देश के अंदर ही, जब किसी एक देश में ही लोग जाति या धर्म या लिंग के हिसाब से आपस में ही लड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे कि श्रीलंका में हुआ, सिंगली भाषी और तमिल भाषी आपस में ही लड़ने लगे और ये जो लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई, ऐसी स्थिति को गृह युद्ध कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सी जातीय समूह अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक वो होता है जिसकी संख्या कम होती है, बहुसंख्यक वो होता है जिसकी संख्या बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो श्रीलंका में तमिल भाषी अल्पसंख्यक थे, तमिल भाषी। अब है आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा में बच्चों आपको दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। बेल्जियम में कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक था। बेल्जियम में था फ्रेंच भाषी, इनकी संख्या वहाँ पर क्या थी, कम थी, फ्रेंच भाषी। इसके बाद है बेल्जियम की राजधानी का नाम लिखिए। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित किया गया, 1956 में। सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित करने का जो कानून था वो 1956 में पारित किया गया। रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखे, आपको ये पढ़ना है और उसको दोबारा सही लिखना है। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। केंद्रीय सूची हमारे देश में हमारे संविधान के अनुसार 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी कार्य करने होते हैं उसको केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची में जितने भी कार्य करने होते हैं उसको राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची में जितने भी कार्य करने होते हैं वो दोनों सरकारें मिलकर करती है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों। तो यहाँ पर जो संघ सूची है उसी को केंद्रीय सूची बोला गया है। तो केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को। आ जाइए आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में डैश स्तर की सरकार है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, त्रिस्तर की सरकार है। सबसे पहले होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद होती है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो पूरे देश की एक सरकार होती है, राज्य सरकार जो एक राज्य की सरकार होती है, स्थानीय सरकार जो एक विशेष स्थान की सरकार होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद है वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई। वियना कांग्रेस बच्चों 1815 में आयोजित की गई, 1815 में
आयोजित की गई, और ये प्रासा में आयोजित की गई थी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हुई। बिल्कुल सही है, संकल्पना सही दी गई है। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुई। बिल्कुल सही है, तो आपकी संकल्पना भी सही है और कारण भी सही है। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा, संकल्पना सा कारण का, दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता ही ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट बच्चों 1919 में लागू किया गया। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? भारत माता का पहला चित्र अवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। अवेंद्रनाथ टैगोर ने, आपको रविंद्र नहीं लिखना, अवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। आपका 26 है, सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? सिल्क रूट से हमारा अभिप्राय एक ऐसे मार्ग से है जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र के मार्ग से जोड़ते हैं। बच्चों मैं दोबारा बोलती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। सिल्क रूट से हमारा तात्पर्य एक ऐसे मार्ग से है जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते हैं या जोड़ते थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन वुड्स यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को ही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको इन सारे क्वेश्चनों के उत्तर सही से समझ में आए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम इस पेपर का जो खंड का है वो अगली वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।